Jai Hind to one and all dear student. Today I am here with the 10th class SST English medium. Yesterday we have discussed a lot about farming or agriculture crop. Now we are going to start types of farming, system of farming and contribution of government in farming or in various kind of evolution. So let's start. Farming is divided into following types. Means in India the farming are of following types. Number first, general farming. When the agriculture farm is organized in such a way that land is used for the production of different crops for the agriculture based occupation and each one become the source of income. फर्स्ट वन होती है इंडिया में जो फार्मिंग होती है वो जनरल फार्मिंग होती है. जनरल फार्मिंग का मतलब होता है कि जब हम क्रॉप को इस वे के अंदर डेवलप करते हैं कि उससे हम घरेलू या डोमेस्टिक फ़ायदा लेते हैं. मीन्स एक जो गेहूँ की फसल है, गेहूँ के अनाज है, जब हमने उसको बोने के बाद हमने उसको डोमेस्टिकली यूज़ किया, घरेलू तौर पर उसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में जब हमारी इच्छा हुई जब वो क्रॉप प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा है तो उसको बेच भी दिया. मतलब अगर वो क्रॉप हमारे पास ज़्यादा है एक तो हमने उसको डोमेस्टिकली यूज़ किया, डोमेस्टिक यूज़ के अलावा अगर वो हमारे पास में ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में, तो हमने उसको सेल आउट कर दिया. तो ये जनरल फार्मिंग कहलाती है जो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड की स्मूथनेस के लिए इस्तेमाल में होती है और इसके अलावा कभी कभी हम उसको बाय भी कर देते हैं, सेल भी कर देते हैं. ओके, तो ये हो गया जनरल फार्मिंग. कभी कभी बिजनेस के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं या ज़्यादातर आजकल जो फार्मर है वो ये कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा अपने डोमेस्टिक नीड्स को भी फुलफिल करते हैं. सेकेंड होती है स्पेसिफिक फार्मिंग. स्पेसिफिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम एक फसल के ऊपर हमारा साल भर का 50% या 50% से ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, जो सोयाबीन की फसल हुई हमारी तो हमने उसको 50% से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया, मतलब 60% to 70% कमा लिया. तो पहली जो फसल है वहाँ से हमें इतना मुनाफा हो गया, इतना फ़ायदा हो गया. अब जो सेकेंड हमारी फसल आएगी तो वो अगर थोड़ी ख़राब भी होती है या कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी होती है तो काफ़ी हम उससे जो है कहीं ना कहीं वो उसकी जो कमाई है वो कम होती है तो भी उससे कोई इतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होता. आगे हम देखते हैं. अब ये डिपेंड करता है जो स्पेसिफिक फार्मिंग है हमारी 50% से ज़्यादा जिस पर हम मुनाफा कमा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट कितनी दूर है, मंडी कितनी दूर है. बहुत सारे गांव जो दूर दराज के होते हैं, मंडी या मार्केट में उसको सेल करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है. तो ये सब डिपेंड करता है. आगे हम बात करेंगे ड्राई फार्मिंग की. ड्राई फार्मिंग की मैं बात करूँ तो ऐसी जगह है जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है उसको हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं. ड्राई फार्मिंग में मेनली फेलियर ऑफ क्रॉप एक कॉमन चीज़ है. मीन्स जो क्रॉप का फेलियर हो जाना, क्रॉप का खत्म हो बर्बाद हो जाना, ये कॉमन चीज़ है. कॉमन चीज़ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ड्राई फार्मिंग है, वहाँ रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है. इसके अलावा लेट अराइवल ऑफ मानसून, मानसून का लेट आना या मानसून का नहीं आना, बिल्कुल वर्षा नहीं होना, ये भी एक कॉमन सिचुएशन है ऐसे एरियाज़ के अंदर. और इसके अलावा लो कैपेसिटी ऑफ सॉइल. जाहिर सी बात है जब पानी नहीं है, वर्षा नहीं है तो सॉइल की कैपेसिटी भी घटने लगती है, जैसे राजस्थान वगैरह के इलाके में होता है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो क्रॉप फेलियर है यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है. तो सॉइल में मॉइस्चर नहीं होना ये भी एक कॉमन चीज़ है यहाँ पर. तो इस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है. तो इसको हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग. आगे हम देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग वो होती है जहाँ पर हम फार्मिंग के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी करते हैं और जो 50% से लगाकर 10% से लगाकर 50% तक का जो हमारा मुनाफा है वो इन चीज़ों से लेते हैं, मतलब एनिमल रियरिंग से लेते हैं. वहाँ पर हम बोलते हैं उसे मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग का एक फ़ायदा ये है कि यदि अगर हमारी फसल खराब हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है किसी ईयर, तो हम उसकी पूर्ति जो है एनिमल रियरिंग से कर सकते हैं, उसका मिल्क वगैरह बेच के कर सकते हैं. जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से हमें जो एनिमल रियरिंग है, जो पशुपालन है, वहाँ का उसका जो चारा वगैरह पाउडर वगैरह भी हमें मिलता है. और इसके अलावा जो एनिमल है, एनिमल से हमें मैन्योर वगैरह जो नेचुरल मैन्योर होता है वो भी मिल जाता है हमारी खेती के लिए. ओके, अगर नेक्स्ट 5th नंबर पर बात करते हैं इरीगेटेड फार्मिंग. अगर इरीगेटेड फार्मिंग की बात करें तो भारत के अंदर बहुत सारे वेल्स हैं, कैनाल्स हैं और ट्यूबवेल्स वगैरह हैं, ये सोर्सेस ऑफ इरीगेशन होता है. तो जनरली इरीगेटेड फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया रिसीविंग लेस रेनफॉल. जिन एरियाज़ के अंदर रेनफॉल कम होता है वहाँ पर इरीगेटेड फार्मिंग करते हैं हम, मतलब ट्यूबवेल, वेल्स
या दूसरे सोर्सेज से हम कैनाल वगैरह बना के इरीगेट करते हैं ज़मीन को। हमारे यहाँ भी जो सोयाबीन की फसल होती है उसके लिए तो कोई इरीगेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो दूसरी गेहूँ की फसल आती है, गेहूँ की फसल के अंदर हमें ट्यूबवेल्स, वेल्स और रिवर्स वगैरह इन सब पे निर्भर होना पड़ता है। तो डेट इज़ इरीगेटेड फार्मिंग। तो ये हमने बात करी यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमारा क्लियर है, ये आप लोगों को प्रिंट करना। अब आप बुक्स ले लीजिए, बहुत दिन से मैं आपको स्नैपशॉट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने का फर्ज निभा रहे हो, अपनी बुक्स बाजार से बाय करें। MP टेक्स्ट बुक है हमारी 10th स्टैंडर्ड की, बिल्कुल लो कॉस्ट में, लो प्राइस में मिलती है आपको। ओके, अब मैं यहाँ से आपको इसका स्नैपशॉट प्रोवाइड नहीं करूँगा, वरना आप बुक को बाय नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब सेकंड है सिस्टम ऑफ फार्मिंग। अगर मैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग की बात करूँ तो मेनली 5 टाइप के सिस्टम्स है हमारे फार्मिंग के इंडिया के अंदर। फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल फार्मिंग। अगर मैं इंडिविजुअल फार्मिंग की बात करूँ तो ये इंडिविजुअल फार्मिंग एक व्यक्ति, जो पर्सनल व्यक्ति जिसको फार्मिंग करता है, पूरे पावर्स उसके पास में होते हैं, वो इंडिविजुअल फार्मिंग कहलाती है। उसी का खेत होता है, वही अपने अकॉर्डिंगली उसको में वर्क करता है, तो ये इंडिविजुअल फार्मिंग होती है। सारी एक्टिविटीज़ को वही परफॉर्म करता है, जैसे हमारे ज़्यादातर जो किसान वगैरह होते हैं सब इंडिविजुअल फार्मिंग करते हैं। सेकेंडली होती है कलेक्टिव फार्मिंग। जो कलेक्टिव फार्मिंग होती है, इन दिस सिस्टम ऑफ फार्मिंग लैंड, लाइफ स्टॉक एंड द रिसोर्सेज ऑफ ऑल द मेंबर्स आर केप्ट अंडर द सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि जो फार्मिंग होती है या लैंड, लाइफ स्टॉक होता है हमारा, ये जो रिसोर्सेज होते हैं एक सोसाइटी बना ली जाती है उसकी, और जो सारे मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली मैनेज करते हैं इसको। जो सभी मेंबर होते हैं, कमेटी के सभी मेंबर होते हैं, डायरेक्टली मैनेज करते हैं अपने फार्म को, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। सेकेंड होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। Under this farming, all the agricultural activities and holdings of farmers collectively and voluntarily are united with each other, but their land, labor and capital and cultivate collectively in the form of a unit. कोऑपरेटिव फार्मिंग में होता है कि यूनिट बना ली जाती है और यूनिट के अकॉर्डिंगली वर्क किया जाता है। द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर, और जो इसके मेंबर्स होते हैं पूरी यूनिट के, जो प्रॉफिट होता है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं ऐसी कुछ फार्मिंग सोसाइटीज़ की बात करूँ या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूँ तो कोऑपरेटिव सुपर फार्मिंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। फर्स्ट है कोऑपरेटिव सुपर फार्मिंग, सेकंड गवर्नमेंट जॉइंट फार्मिंग, थर्ड इज कोऑपरेटिव काश्तकारी फार्मिंग एंड फोर्थ इज कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। तो ये 4 टाइप्स की कोऑपरेटिव फार्मिंग्स होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग्स में हम एक यूनिट बना लेते हैं, यूनिट बनाने के अलावा जो उसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के अंदर जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम गवर्नमेंट फार्मिंग की बात करेंगे तो गवर्नमेंट फार्मिंग वो होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सारी इस फार्मिंग की एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है। इसके लिए जो लेबर्स वगैरह वहाँ वर्क करते हैं उनसे मंथली और वीकली वेजेस के बेसिस पे वो काम करवाती है। ज़्यादातर ये रिसर्च के लिए गवर्नमेंट फार्मिंग है जो होती है रिसर्च वर्क के लिए। रिसर्च वर्क के लिए मीन्स गवर्नमेंट बहुत सारी सॉइल का रिसर्च करती है और फार्मिंग को रिसर्च करवाती है कि जो कोई से बीज अगर फैक्ट्री वगैरह में प्रोसेस करके बनाए गए हैं तो वो किस तरीके से उसका रिजल्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए तो ये गवर्नमेंट फार्मिंग कहलाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट फार्मिंग की। कैपिटलिस्ट फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो फार्मिंग जिसमें एक व्यक्ति होता है वो लेबर वगैरह से वर्क कराता है और जो ऑनर होता है वो वर्क नहीं करता बल्कि लेबर से वर्क करवाता है या उसको किसी मैनेजर वगैरह को दे देता है मैनेज करने के लिए। ये कैपिटलिस्ट फार्मिंग कहलाती है। ऐसी फार्मिंग कुछ जो शुगर इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं वो करवाते हैं, शुगर केन के लिए वो फार्मिंग करवाते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक मैनेजर वगैरह वहाँ पर दे देते हैं, वहाँ पर वो उसको मैनेज करता है। तो बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो अपने मैनेजर से समय समय पर लेते रहते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही है। तो ये सब कैपिटलिस्ट फार्मिंग कहलाती है। तो सेकंड हमारा जो था सिस्टम ऑफ फार्मिंग इंडिया के अंदर, ये हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ये लास्ट पार्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है खेती कृषि को या फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है तो कहीं ना कहीं कृषि को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को भी बढ़ावा देना है। पहले हम बात कर लेते ग्रीन रिवोल्यूशन की। तो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसके तहत हमने जो हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया। पहले के जो बीज होते थे, कुछ हमारे जो देसी बीज वगैरह हैं वो कुछ फसल को उगने में बहुत लंबा समय लगा लेते थे, कहीं ना कहीं इससे एक टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो हमने हाई
यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स जो फैक्ट्री वगैरह में प्रोसेस्ड होते हैं उसका इस्तेमाल किया। केमिकल फर्टिलाइजर और न्यू टेक्नोलॉजी मतलब ट्रैक्टर, थ्रेशर और ट्रॉली, इन सब का बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने इसके लिए एडवर्टाइज किया, लोगों को लोन भी प्रोवाइड किया। तो इस प्रोजेक्ट को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम जो वीट का प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो गए। पहले वीट प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, अब हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं कि हम वीट को या राइस को अपने देश में भी इस्तेमाल करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर मैं कुछ स्टेट्स की बात करूं वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, तो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो गवर्नमेंट की एक योजना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन उसके कारण हुआ। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम देखेंगे, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हमने हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा स्मॉल और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आए हम, उसमें नई टेक्निक का इस्तेमाल किया, वही ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्रॉली, सॉइल कंजर्वेशन किया, मतलब सॉइल इरोजन को रोका गया। और इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो सपोर्ट प्राइस पर बेचा जा सके, ये चीज़ हमने तय करी। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च किया और सॉइल टेस्टिंग वगैरह करी। वही अभी मैंने आपको बताया था, जो गवर्नमेंट फार्मिंग होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च वहाँ पर होती है, सॉइल की टेस्टिंग वगैरह होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किया फार्मर्स वगैरह को, ताकि वो ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्रॉली और मॉडर्न मीन्स ऑफ इक्विपमेंट को खरीद सके। सेकेंडली अब हम बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं दूध भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट होने की वजह से हमारे गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन फ्लड नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसका उद्देश्य ये था कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। इसके तहत जो लोकल काउज है और जो दूसरी जो विदेशी काऊ वगैरह है उनकी इंटरब्रीडिंग की गई और इसके माध्यम से भी दूध को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई किसानों को, और इसके अलावा लोन वगैरह प्रोवाइड किया गया ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो फर्स्ट मिशन है वो केरा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, गुजरात की, और उसके बाद में आजकल ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके तहत व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत गवर्नमेंट ने चाहा कि हमारे जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ना ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं इससे जो सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं फार्मर वगैरह के, सेल्फ डिपेंड एक कृषि के ऊपर ना निर्भर रह के वो उनको एक सेकेंडरी अपने सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम येलो रिवॉल्यूशन की। येलो रिवॉल्यूशन मतलब कि जो हमारे ऑयल सीड होते हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह हुई है, ग्राउंडनट वगैरह हुई है, ऑयल सीड को बढ़ावा देना, इसको कहते हैं हम येलो रिवॉल्यूशन। तो पहले की अगर हम बात करें तो हम ऑयल सीड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन बाद में कहीं हम इसको निगलेक्ट करते गए और कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे आते गए। लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट ने, अगर हम बात करें 1987 और 1988 के अंदर, गवर्नमेंट ने एक मेजर ब्रेक थ्रू विद द हेल्प ऑफ सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। 1987 और 1988 के अंदर गवर्नमेंट ने लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके तहत ये बात चाहिए गई कि जो ऑयल सीड है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ लोन प्रोवाइडिंग एजेंसीज बनाई कि अगर आप ऑयल सीड अपनी उसकी ऑयल सीड्स वगैरह की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको ईजिली लोन मिल सके। ओके, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने फिर स्टोरेज की फैसिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन की, डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें करी। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन की। ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब कि फिशरीज, मतलब फिशिंग करना, कहीं ना कहीं पॉन्ड वगैरह में या तालाब वगैरह में मछली पालन का काम करना और बाद में उसको एक्सपोर्ट करना। तो ये कहीं ना कहीं हमने वर्ल्ड बैंक की मदद से फिशिंग वगैरह का जो सिस्टम है जिसको हमने ब्लू रिवॉल्यूशन किया है वो हमने स्टार्ट किया। इन द ईयर 2006-2007, 2006 और 2007 में हमने 63.99 लाख टन्स का इस्तेमाल किया। 2006 एंड 2007 में हमने 63.99 लाख
टन्स ऑफ फिश एक्सपोर्ट कर दी दूसरे देशों के अंदर, और तकरीबन इससे 5,739 करोड़ रुपीस हमने कमाए। तो कहीं ना कहीं जो फिशिंग है वो भी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देने वाली चीज़ है, मतलब जो मछली पालन है और इसको एक्सपोर्ट करना ये भी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देने वाली चीज़ है, इसलिए हमने ये चीज़ की। आगे हम बात कर लेते हैं पिंक रिवॉल्यूशन की, ये लास्ट है। पिंक रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो हमें नेचुरल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारे भोजन के अंदर, जिससे हमारी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ सके। तो इसके तहत हमने बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट के जो फ्रूट्स होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गवर्नमेंट ने, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पाइनएप्पल, कैशोनट, ऑरेंज, लेमन, आलमंड, ये सब चीज़ें। तो आज हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी जो फसल वगैरह है उसको बढ़ावा देने में। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम ऑफ फार्मिंग को देखा। अब मैं आप लोगों को लेसन नंबर 3 जो हमारा इंडस्ट्रीज है उसके भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देता हूँ, वो अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो तकरीबन 2 या 3 दिन का आपका होमवर्क रहेगा, 2 या 3 दिन में आपको लेसन को कंप्लीट करना है, आपको कॉपी बनाना है, घर पे आप बैठ के कंप्लीट करते रहें, क्योंकि ये जो सिस्टम है या जो हमारा स्कूल कब खुलेगा इसके बारे में अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन आप 10th क्लास के बच्चे और आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझना है कि 10th बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाना है तो घर पे स्टडी करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का जो आपको कल की वीडियोज़ में बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।